नवादा में हमारी टीम ने कवर किया, क्या स्थिति वहाँ पे आपको दिखी? कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहना बड़ा कठिन है। तो बेसिकली अब इंटरेस्टिंग ये है कि कितना में किसमें ज़्यादा दम है कितना साथी में, वो देखना है। गया में बिल्कुल सीधी लड़ाई है। यादव और मुसलमानों में भी कहीं से भी टूट दिखता नज़र नहीं आया। तो मुझे लगता है कि जमुई में ठीक ठाक लड़ाई होगी, लड़ाई अच्छी होगी। मुकेश सहनी की जो बात है, तो इस बार तो टेस्ट है मुकेश सहनी का। हमको लगता है कि जो चित्तौड़गढ़ का किला ढहाने वाला है, इसलिए ये प्रयोग लालू प्रसाद यादव ने किया। अगर ये कुशवाहा जी जीत जाते हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई में चुनाव प्रचार थम चुका है, आज से बंद हो चुका है। 19 अप्रैल को मतदान होना है। बीजेपी मोदी मैजिक की बात तो कर रही है, लेकिन जातीय कार्ड खेलने में कोई कोताही नहीं बरती गई है। वहीं महागठबंधन में बदलाव के बयान बह रहे हैं। आरजेडी जहां माइस समीकरण पर चल रही थी, वहीं अब A to Z की बात कर रही है। साथ ही जो गठबंधन में शामिल दल हैं, उन दलों को मिलाकर कहें तो सभी जातियों पर सामान्य रूप से पकड़ बनता दिख रहा है। 4 लोकसभा क्षेत्रों की बात करें तो सबसे पहले हम नवादा की बात करें तो नवादा में विवेक ठाकुर जो बीजेपी से हैं वो खड़े हैं। श्रवण कुमार कुशवाहा आरजेडी से, गुंजन सिंह निर्दलीय, विनोद यादव निर्दलीय और रंजीत कुमार बीएसपी से खड़े हैं। दूसरा क्षेत्र गया रिजर्व की बात करें तो गया रिजर्व से जीतन राम मांझी हैं, कुमार सर्वजीत जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, जीतन राम मांझी एनडीए के उम्मीदवार हैं, सुषमा कुमारी बीएसपी के उम्मीदवार हैं। वहीं जमुई की बात करें, जमुई रिजर्व की, तो अरुण भारती चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी से खड़े हैं, अर्चना रविदास आरजेडी से, सकल देवदास बीएसपी से। चौथा औरंगाबाद है, जहां से सुशील कुमार सिंह बीजेपी से, अभय कुशवाहा आरजेडी, सुदेश कुमार हैं जो बीएसपी से खड़े हैं। तो सबसे पहले हम नवादा की बात करेंगे। प्रणव कुमार चौधरी जी से हम जानना चाहेंगे कि नवादा में हमारी टीम ने कवर किया, क्या स्थिति वहाँ पे आपको दिखी? चुनाव प्रचार तो थम चुका है, अब क्या होने वाला है आगे? बहुत इंटरेस्टिंग नवादा बहुत प्रेस्टिजियस भी हो गया, खास करके जब से नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ। पहले सुरक्षित था काफ़ी पहले, अब ये हो गया। तो वहाँ मेजर जो कंटेस्ट है हमारी समझ से वो भाजपा के विवेक ठाकुर हैं, जो कि डॉक्टर सीपी ठाकुर के लड़के हैं। सीपी ठाकुर कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, पहले हेल्थ मिनिस्टर भी थे देश के भाजपा में, उसके पहले ट्रेडिशनल कांग्रेसी थे। उनका लड़का अभी पॉलिटिक्स में है, राज्यसभा एमपी है, और वो अभी खड़ा हुआ है वहाँ से, जिसके प्रचार में प्रधानमंत्री खुद गए हुए थे नवादा। ठीक है। दूसरे जो कैंडिडेट हैं उसको लालू ने एक एसिड टेस्ट की तरह उसको यूज़ किया है, और कुशवाहा जो हैं, श्रवण कुशवाहा जो वहीं के रहने वाले हैं, जो नेटिव हैं नवादा के, उनको उतारा है मैदान में, और वो पॉपुलर हैं लोगों के बीच में जो वहाँ का है। प्लस ये भी है स्थानीय है, जैसे कहा नेटिव है। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि कुशवाहा में डेंट किए हैं लालू। अब तक तो कुशवाहा को उतना नहीं तरजीह देते थे, लेकिन जब से नया समीकरण बना है भाजपा का, तब से उन्होंने एक नया प्रयोगशाला में एक अपना डाला है कि कुशवाहा को उन्होंने अगेंस्ट भूमिहार जाति बहुत दबंग जाति है, वहाँ का मेजर पॉपुलेशन भूमिहार है। अगर आप रिसेंट ट्रेंड देखिएगा तो पिछले 3 बार से भूमिहार ही जीते हैं वहाँ से, चाहे भोला सिंह हो बेगूसराय के, चाहे गिरिराज सिंह हो बड़हिया के, चाहे चंदन सिंह हो मोकामा के। ये तीनों भूमिहार जाति के थे, तीनों विनिंग कैंडिडेट थे। जो सिटिंग थे चंदन सिंह, जो एलजेपी से थे, उनको टिकट नहीं मिला है। तो वो चीज़ अब हो गया है, भाजपा के साथ चली गई है सीट। पहले वो भाजपा का सीट नहीं थी, वो लोजपा की सीट थी, तो वो अब भाजपा की सीट हो गई। तो भाजपा की सीट में भाजपा ने सीपी ठाकुर के लड़के विवेक ठाकुर खड़ा कर दिया। अब सबसे बड़ी बात है कि इसका ये नहीं, ये तो सब जानते हैं कि दोनों के बीच लड़ाई है। पेच है कि रिबल कैसे खड़ा हुआ। अब वहाँ जो रिबल है वो खुद राजद की पार्टी की है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो राजबल्लभ यादव हुआ करते हैं, वहाँ के दबंग नेता हैं, और अभी वो सजा याफ्ता हैं, सो वो खड़ा नहीं हो सकते। तो उनके भाई विनोद यादव जो कि इंडिपेंडेंट खड़ा हुए, उनको कहा गया था, उनको जैसी मीडिया रिपोर्ट से कि उनको अश्योर किया गया था कि आप लड़िएगा राजद से, लेकिन उनको लास्ट में टिकट नहीं मिला, जिसके कारण वो रिबल खड़ा हो गए, माने इंडिपेंडेंट खड़ा हो गए। अब इंडिपेंडेंट खड़ा होने के बाद उन्हीं के एक भतीजा है, अशोक यादव, जो कि राजद के एमएलसी हैं। अब वो उनके भतीजा राजद के एमएलसी हैं, प्लस 2 जो राजद का एमएलए सीट है, एक रजौली में है, प्रकाश बीर नाम है उनका, और दूसरा जो है वो विभा कुमारी हैं जो नवादा टाउन से हैं।
ठीक है, ये सारे लोग अंदर से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं राजद को, जैसा कि मीडिया स्रोत में है। अब ये कितना वोट काटेंगे राजद का? यादव का एक मेजर चंक पॉपुलेशन वहाँ है, क्या यादव काट पाएंगे कि नहीं काट पाएंगे? कुछ लोगों का कहना है कि कुछ काटेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी मीडिया में रिपोर्ट है कि ज़्यादा ये लोग डैमेज नहीं कर पाएंगे। और हाल के दिनों में कल परसों मैंने देखा है मीडिया रिपोर्ट में, और कोई विजुअल दिख रहा था जिसमें कि क्लैश भी हुआ है इन लोग के बीच। जो आरजेडी के सपोर्टर हैं, इनका क्लैश विनोद यादव और अशोक यादव के सपोर्टर से हुआ है। तो बेसिकली अब इंटरेस्टिंग ये है कि कितना में किसमें ज़्यादा दम है कितना साथी में, वो देखना है। प्लस उसके साथ बड़ा हेवी है, विवेक ठाकुर के साथ सबसे बड़ी बात है कि उसके साथ एक मजबूत पार्टी है, उनके साथ ये है। लेकिन एक चीज़ उनके साथ भी गड़बड़ है कि एक गुंजन कुमार सिंह, ये भोजपुरी सिंगर है, तो ये सिंगर जो है वो उसी जाति के हैं जिस जाति के विवेक ठाकुर हैं, तो उनको भी अंदाजा है कि कहीं मेरा वोट न काटें। तो इस स्थिति में लगता है कि वो डायरेक्ट फाइट नहीं बन करके, ऐसा नहीं कि वोट कटुआ के रूप में ये लोग खड़ा हो जाएं, तो इनसे उन लोग का मार्जिन भी हो सकता है कम हो जाए, और कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहना बड़ा कठिन है इस स्थिति में। यानी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। गया सुरक्षित सीट की बात करें तो गया से जीतन राम मांझी हैं, कुमार सर्वजीत आरजेडी के हैं, सुषमा कुमारी बीएसपी से हैं। तो गया को भी हम लोगों ने कवर किया और कई गांव में जाकर लोगों से बातचीत की। आपको क्या दिखा? गया में बिल्कुल सीधी लड़ाई है। जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, हम सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के जीतन राम मांझी, और वहीं बोधगया के जो विधायक हैं कुमार सर्वजीत, वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, राजद के उम्मीदवार हैं। लड़ाई इन दोनों के बीच है। लेकिन एक वहाँ सबसे ज़्यादा जो आबादी है, जिसको हम लोग मुसहर कहते हैं या माझी कहते हैं, वो भुइयाँ वहाँ बोलते हैं लोग। तो भुइयाँ जाति की सबसे ज़्यादा आबादी है। और जैसा हम लोगों ने देखा कि भुइयाँ जाति में कोई दरार या डिवीज़न नहीं है जीतन राम मांझी को लेकर। ये ठीक वही स्थिति है जो पिछले चुनाव में विजय कुमार मांझी के साथ थी। पिछले चुनाव में जदयू के उम्मीदवार थे विजय कुमार मांझी, और हमसे चुनाव लड़ रहे थे जीतन राम मांझी। विजय कुमार मांझी ने जीतन राम मांझी को पराजित किया था सिर्फ इसलिए कि भुइयाँ का एक मुश्त वोट विजय कुमार मांझी को मिला था। वो स्थिति इस बार जीतन राम मांझी के साथ है। लेकिन जो दूसरी दलित जातियाँ, जो दूसरे नंबर की दलित जो वोटर, जो जिसको कहा जाता है, जो जिन मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, वो पासवान है वहाँ, और बहुत दबंग जाति है। और कुमार सर्वजीत उसी जाति से आते हैं, तो इसलिए कुमार सर्वजीत का भी दावा बहुत मजबूत है। लेकिन एक उसमें ये कहा जा रहा था वहाँ कि अगर चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों गए थे हालांकि गया में, तो दोनों का अगर थोड़ी बहुत चली और वहाँ डिवीज़न हो गया पासवान वोट में, तो परेशानी हो सकती है कुमार सर्वजीत को। बाकी वोट तो क्लियर है कि कौन किसके साथ जा रहा है। एक बात जो महागठबंधन के प्रचार में दिखाई पड़ी, जिसका हवाला मैंने कल भी दिया था, कि एक तरह से बम्बार्ड की तरह चुनाव प्रचार एनडीए की तरफ से हो रहा है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, लगातार तमाम लोग। पशुपति कुमार पारस भी गए, चिराग पासवान भी मंच पर एक बार दिखाई पड़े। लेकिन महागठबंधन के प्रचार में वह तेजी नहीं आ पाई। आप देखिए, इन लोगों ने राज्य में एक राज्य समन्वय समिति का गठन किया है। जो महागठबंधन ने बिहार में राज्य समन्वय समिति का गठन किया, और उसकी बैठक मात्र एक बार हुई है। वो भी करीब 15-20 दिन पहले एक बार बैठक हुई, और दूसरी बार बैठक भी नहीं हुई है। वो तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि किस क्षेत्र में किस नेता को ले जाकर प्रचार करना चाहिए। तो ये इसका थोड़ा सा खामियाजा हो सकता है कि भुगतना पड़े गया में, क्योंकि हालांकि चुनाव प्रचार तो आज खत्म हो गया। अब आपको जो करना था वो आपने कर दिया। अब इसका असर दिखाई पड़ेगा कल के बाद। अब जो भी उम्मीदवार लोग जाएंगे, पर्सनली जाएंगे, व्यक्तिगत रूप से जाएंगे इलाके में, लोगों से मिलेंगे, चुनेंगे। को लेकर मैं एक बात कहना चाहूँगी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि मांझी के वोट में, भुइयाँ के वोट में कोई टूट नहीं दिख रहा है आपको, और साथ ही एनडीए के उम्मीदवार हैं जीतन राम मांझी, तो मोदी समर्थक जो हैं, खास करके नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं, वो उनका भी वोट उनको मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यादव और मुसलमानों में भी कहीं से भी टूट दिखता नज़र नहीं आया।
बिल्कुल, वो तो इंटैक्ट है। मैंने कहा ना कि तो दूसरी जातियों का जो आधार वोट है वो एकदम बिल्कुल इंटैक्ट है। जैसे उधर सवर्ण जातियों का वोट इंटैक्ट है उनके पक्ष में, इसी तरह यादव और मुसलमानों का वोट इंटैक्ट है। लेकिन जो दूसरी जातियों का है, जैसे अति पिछड़ी जातियां हैं और पासवान जाति है जो वहाँ बहुत मजबूत जाति है, तो अगर पासवान जाति में डिवीज़न हो जाएगा और अगर इनकी तरफ से एनडीए अगर पासवान जाति के वोट में डिवीज़न करा पाने में सफल हो जाएगी तो महागठबंधन के उम्मीदवार को परेशानी होगी। और अगर राजद अति पिछड़ी जातियों के वोट में डिवीज़न करा पाने में सफल होगा तो एनडीए को परेशानी होगी। ये कल के बाद दिखाई पड़ेगा। हाँ, उसमें एक कमलेश की बातों को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। याद होगा, हम लोग को भूलने की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। वजीरगंज एक कंस्टिट्यूंसी जहाँ से दशरथ मांझी का गांव है, वहाँ बहुत पुराना गांव है। जब संतोष सुमन और मांझी दोनों पार्टी से अलग हुए थे, रिज़ाइन किया था, तो उस समय जेडीयू के जो नीतीश कुमार जी थे, उन्होंने दशरथ मांझी के बेटा को जनता दल में यू में शामिल करवाया था और उनके बेटे को लाया था, काफ़ी महिमा मंडित किया था। वहाँ पर बड़ा हुआ कि दशरथ मांझी के बेटा को काउंटर करने के लिए, मांझी जी को काउंटर करने के लिए उनको किया गया था, ये एश्योरेंस के साथ कि उनको टिकट दिया जाएगा। और उनको टिकट नहीं मिला जिसको टिकट वो हम लोग सब जानते हैं, उन्हीं को टिकट मिला। सवाल ये है कि वो थोड़ा सा जो वो सबसे डिफ़िकल्ट एरिया है वजीरगंज, उसी में भुइयाँ जाति, जिसने कहा है भुइयाँ के बारे में बहुत काम हुआ, बॉन्डेड लेबर हुआ करते थे भुइयाँ। मुसहर में भी सबसे ज़्यादा, मिथिला में होता है मुसहर, इधर है भुइयाँ जो आर द बॉन्डेड लेबरर्स। सो उनको बॉन्डेड लेबर है। मिथिला का कल्चर डिफरेंट है, यहाँ का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, दो तरह का ये है। तो वो हम कह रहे थे कि ये आक्रोश थोड़ा बहुत उस जाति में है कि भाई जब आपने इनके बेटे को ये किया तो इनको तो तरजीह दी नहीं आपने, इनको कोई पद भी नहीं दिया, जोड़ के आपने दे दिया। बाकी फिर दूसरे को भी लिया आपने, रत्नेश सदा को लिया जिसको आपने मंत्री बनाया। इनको एक प्रोफाइल के देखते हुए इनको खाली आपने ज्वाइन कर। तो मेरा वही कहना है कि ये मर्मरिंग थोड़ा बहुत हो रहा है। अब कितना वोट में ट्रांसलेट होगा नहीं होगा दैट इज़ डिफरेंट, वो मैं कहना चाहता हूँ। जी, अब हम जमुई की बात करेंगे। जमुई भी सुरक्षित लोकसभा सीट है। जमुई से चिराग पासवान के बहनोई वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान वहाँ से सिटिंग एमपी रह चुके हैं, वो हैं सिटिंग एमपी, और उन्होंने अपना सीट अपने बहनोई को दिया, जिसकी वजह से काफ़ी उनके ऊपर सवाल भी उठे। परिवारवाद का सवाल उनके ऊपर उठता रहा। लेकिन क्या लगता है कि अरुण भारती जो चिराग पासवान की बहनोई हैं, उनकी स्थिति कितनी मजबूत है अर्चना रविदास से, जो आरजेडी की कैंडिडेट हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जमुई ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जिसने बिहार में प्रधानमंत्री के परिवारवाद के मुद्दे की हवा उड़ा दी। मतलब प्रधानमंत्री की पहली सभा वहीं होती है चुनाव प्रचार के लिहाज से, लेकिन वो परिवारवाद का इशू इसलिए नहीं उठा पाए क्योंकि उसी क्षेत्र से चिराग पासवान के बहनोई लड़ रहे हैं। मुझे ये लगता है कि जो पासवान वोट जो वहाँ बहुत मजबूत जाती है, उस पासवान वोट में बहुत टूट की संभावना मुझे नहीं दिखाई पड़ती है। जिस तरह की खबरें वहाँ से आ रही हैं, और वो जो 4 से 5% वोट कहा जाता है पासवान वोट, वो बिल्कुल चिराग पासवान के साथ इंटैक्ट है। और बहुत ज़्यादा इसीलिए यही कारण है कि एनडीए ने पशुपति कुमार पारस को साइड करके चिराग पासवान को अहमियत दी थी। तो मुझे लगता है कि जमुई में ठीक ठाक लड़ाई होगी, लड़ाई अच्छी होगी, लेकिन उसमें थोड़ा चूँकि चिराग पासवान की सिटिंग सीट है, और ये जमुई में कहा जाता है कि जो भूमिहार जात के मतदाता हैं वो भी बहुत दखल रखते हैं वहाँ के परिणाम में। तो चूँकि वो इस बार एनडीए के साथ हैं, इसलिए थोड़ा अपर हैंड हमको दिखाई पड़ता है जमुई में एलजेपी का। उसमें हमको लगता है जमुई के बारे में एक चीज़ हम लोग ठीक नवादा की स्थिति है कि ये जो है भारती जी बाहरी हैं। अर्चना रविदास वहीं की बगल की झाझा की रहने वाली हैं। और ये अर्चना रविदास के साथ एक प्लस पॉइंट और है जो कि ये महागठबंधन को स्ट्रॉन्ग करता है, वो है कि उनके पति यादव हैं। तो उनके पति यादव है, जिससे यादव का भी वोट को मोबिलाइज कर रही है खास करके। और यही बात महागठबंधन के लोग भी कह रहे हैं कि जब जीतेंगे ये तो आपको कहाँ खोजेगा भारती जी को, इनका दिल्ली खोजेगा कि कहाँ खोजेगा नहीं जानते, लेकिन अर्चना जी को तो आप खोज लीजिए क्योंकि आपके बगल की हैं। ये एक नया ट्रेंड चला है कि बाहरी बनाम यहाँ नेटिव,
अब इस सवाल को लेकर के पिछले 2 कंस्टिट्यूंसी में तो हम लोगों ने देखा है कि बाहरी हैं, यहाँ के नहीं हैं, बाहर के हैं, कहाँ खोजेंगे, क्या करेंगे। और प्लस रविदास के जो हस्बैंड हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है कि लालू जी ने बड़ा टैक्टिकल रीजन से दिया है कि उनका जो अपना वोट रहे वो इंटैक्ट रहे, तभी ज़्यादा वो है उनके हस्बैंड, ये सोच के दिया है। और वहाँ की वो लेडी है। सवाल ये है कि जो वहाँ का बैकवर्डनेस है, जो वहाँ का, प्लस उनका एक और भी जो हम लोग पिछले बार भी बात किए थे कि नरेंद्र सिंह थे, बेचारे मर गए, वो समाजवादी नेता थे और वो मंत्री थे, उनका बेटा जो है वो आरजेडी ज्वाइन कर लिया है। तो वो जो पूरा एरिया है वहाँ का, जहाँ की 1-1.5 लाख राजपूत वोटों का कंसंट्रेशन है, तो वो जो एरिया है वो पूरा एरिया में वो हो सकता है कि डिस्टर्ब कर सके कुछ एनडीए के वोट को, मेरा यही कहना है। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं, अगर अर्चना रविदास के पति यादव हैं या नहीं है, इससे है ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यादव नहीं भी होते तो भी यादव का वोट उन्हीं को मिलता, लेकिन एक होगा कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन वो तो उसका बेस वोट है। यादव और मुसलमान तो अराजक का बेस वोट है। अगर अर्चना रविदास के जिस तरह से मुकेश सहनी महागठबंधन का हिस्सा हो चुके हैं, तो मुकेश सहनी का जो जनाधार जिन निषाद जातियों में है, मल्लाह में है, सन ऑफ मल्लाह भी कहे जाते हैं, अगर उनका वोट महागठबंधन में आता है तो वो एक बोनस वोट होगा। और साथ ही ओबीसी और दलित वोट तो एमएल का एक जनाधार है, वो वोट भी महागठबंधन को मिल रहा है। और आरजेडी में अब माई समीकरण से बाहर निकलकर जिस तरह से तेजस्वी यादव ने माई बाप एक ये दिया है, A to Z की बात करते हैं और माई बाप समीकरण की बात करते हैं, तो इसे लेकर भी लगता है कि इस बार का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। जिस तरह से ये कहा जाता था कि आरजेडी का सिर्फ आधार वोट माई समीकरण है और सवर्ण जाति के लोग, बाकी जाति के लोग बीजेपी को देते हैं, नीतीश कुमार के साथ है, इस बार ऐसा नहीं है, बल्कि 50-50 का चांस दिख रहा है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, मुकेश सहनी की जो बात है, तो इस बार तो टेस्ट है मुकेश सहनी का, क्योंकि अब तक तो मुकेश सहनी जो चुनाव लड़े हैं विधानसभा का, उसमें मुकेश सहनी कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका दिखाई नहीं पड़ता है कि उनका वोट बहुत फर्क लाने वाला हो, ऐसा तो दिखाई नहीं पड़ा। कई विधायक जीत चुके हैं। किन सब भाजपा के थे, भाजपा में चले गए, सब लोग भाजपा के थे, वो भाजपा में वापस। और मैं एक बताऊं तुमको, सबसे बड़ी बात है कि ये बाहर से इंपोर्टेड है, ये बात आधा मल्ला इनके सपोर्ट में नहीं है। वो कह रहा है कि बॉम्बे से आए, और बॉम्बे से दूसरे नेता की बात करेंगे तो दूसरे नेता अजय निषाद हैं जो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। नहीं, वो ठीक है। हम अभी कांग्रेस तो टिकट दिया नहीं है अभी ना, अभी तो फाइनल होना है, ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि कांग्रेस में जाएंगे, लेकिन कांग्रेस में फाइनल होना होगा। मेरा ये कहना है कि सन ऑफ मल्लाह को आधा जो मिथिला का मल्लाह है वो इनको अपना नहीं समझ रहा है, इसलिए कि ये तो एक थोपे हुए मल्लाह है, ये अपने को सन ऑफ मल्लाह कहे। ये आए हेलीकॉप्टर से उतरे सीधा बॉम्बे से, और बॉम्बे से उतर के अपने आप को प्रोजेक्ट किया। और सबसे बड़ी बात है कि इनके साथ वो पैसा का दिक्कत नहीं है, और ये जो कह रहे हैं कि उसका वोट सब मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता है। मल्लाह के मल्लाह नहीं कह सकते, बॉम्बे तो वो काम करने के लिए गए, नहीं काम कर गजब है तो बिहार के ही नहीं, बिहार के होने से क्या, फिर वही बात है, बिहार के हम हैं, लंदन में रहते हैं, हम आएंगे तो बिहारी नहीं कहलाएंगे। कल को हरियाणा से को कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं? किसे? रोहिणी आचार्य को हम नहीं कर सकते, उसका नेटिव है, वहाँ के वोटर है वो, उसके पिताजी वहाँ के रहने वाले हैं, वो उनका कार्य क्षेत्र है, बच्चे से वहाँ रही है, वो पटना में पढ़ाई हुई है उसकी। इसको अपने सन ऑफ मल्लाह का कोई बैकग्राउंड, कोई आप जानता था कि सन ऑफ मल्लाह जो है बिहार के मल्लाह हैं, कभी नाव भी चलाए हैं? पहली बार हम लोग उनका नाम, हम लोग और आपको जानकारी नहीं है प्रीति, पूरे अखबार में फर्स्ट पेज में उनका आया था लाखों रुपया का कि सन ऑफ मल्लाह आ रहे हैं बम्बई से, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, बिहार के हैं, यहाँ के हैं। और आज के तारीख में हर तब तो जय नारायण निषाद खत्म हो जाते, तब तो अजय निषाद जीतते ही नहीं कभी। अजय निषाद कौन है? कैप्टन जय नारायण निषाद, जिसको कि लालू जी ने प्रोजेक्ट किया था आज से 30 साल पहले। वो 5 टर्म की 4 टर्म एमपी रहे हैं, उसके बाद उनका बेटा बना अजय निषाद, जो कि इनको हराया, जो इसको खड़ा किए हैं अभी, इन्हीं का आदमी अभी है ना, बीजेपी का उम्मीदवार मुजफ्फरपुर से जो खड़ा हुआ है वो विकासशील पार्टी का है, इन्होंने ही हराया था इनका अजय निषाद ने।
रियल अजय निषाद को लोग मानता है, यहाँ के लोकल लोग लिगेसी लिगेसी, ये चीज तो लेकिन देखना जिस तरह होगा। से और मुकेश दूसरी बात, ने यात्रा निकाल के और लोगों के बीच में अगर जाके ऐसा निषाद होता, आरक्षण की मांग करके वो निषादों के नेता तो बन चुके हैं। ऐसा अगर होता तो खुद क्यों नहीं चुनाव लड़ते? 3 सीट मिला है तो लड़ते, तब देखते, आकलन करते कि हम कहाँ पर खड़े हैं। तो आपने क्यों, और आपको हैसियत तो इससे भी आप पॉलिटिकल एनालिसिस सीटें दी गई आप हैं। पॉलिटिकल एनालिसिस करती हैं, आप फाइंड आउट कि कौन सा उनका आदमी है जो कि खड़ा हो रहा है। अभी 2 तो अनाउंस हो गया, हम लोग जानते हैं 2 अनाउंस हो गया, एक झंझारपुर अनाउंस हो गया। झंझारपुर क्या कहानी है पता है आपको? गुलाब यादव ऑलरेडी कैंपेन कर रहे थे, रोड शो किए थे, सोशल मीडिया पर था, क्योंकि लालू जी ने कहा था कि आपको टिकट देंगे। सडनली वो टिकट मिल गया वीआईपी पार्टी को, वीआईपी पार्टी मिल गया, रिबल खड़ा हो गया, पता है कि नहीं? ये बसपा से खड़ा हुआ है वहाँ झंझारपुर में। जी। अब ये सिचुएशन, मैं एक भी मेरे पास सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं औरंगाबाद नहीं मैं ये कह दूं, पहले मैंने कह दूं, उसके बाद वो खड़ा। तो अगर आप में इतना ही गट्स है, आप खड़ा होते। पार्लियामेंट का चुनाव तो इससे बड़ा चुनाव कुछ नहीं हो सकता है देश में। आप खड़ा होकर एसेस करते हम कहाँ हैं, और आपको नीतीश कुमार लड़े हैं, पार्लियामेंट में लड़े हैं, असेंबली में लड़े हैं, अब वो नहीं लड़ रहे हैं पिछले 20 सालों से। लेकिन आप उसको तुलना नहीं कर सकते। नीतीश कुमार बाढ़ से चुनाव लड़े हुए हैं, नालंदा से चुनाव लड़े हुए हैं, वो एमएलए हुए हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, हरनौत से एमएलए थे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये थोपे हुए नेता हैं, इनको एसेस का। अच्छा ठीक है, अपना चुनाव कैसे हार गए एमएलए का? आपके पास जवाब है? पिछली बार चुनाव लड़े थे ना ये, कैसे बन गए, कैसे मंत्री बन गए? एमएलसी लाया गया, इनको एमएलसी बनाया गया। ये क्यों भूल जाते हैं? आखिर में औरंगाबाद लोकसभा सीट की बात करेंगे तो आप बताइए कमलेश जी कि सुशील कुमार सिंह है, वहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, और अभय कुशवाहा जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं, बीएसपी के भी कैंडिडेट हैं। लेकिन इन 2 कैंडिडेट में आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि लालू प्रसाद ने जो कुशवाहा मतों में सेंधमारी का जो प्रयोग किया है वो सबसे ज़्यादा सफल, मतलब उसका असर सबसे ज़्यादा औरंगाबाद में ही दिखाई पड़ रहा है। और यही कारण है कि एनडीए के लगभग सारे बड़े नेता औरंगाबाद आ चुके हैं। अब जो खासकर जो ऐसा लगता है कि जो बड़े राजपूत नेता हैं एनडीए के, वो सारे लोग, राजनाथ सिंह आए, योगी आदित्यनाथ आए, मतलब अमित शाह भी गए औरंगाबाद। तो और चुनाव से पहले स्वयं शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी औरंगाबाद आ चुके हैं। तो औरंगाबाद तो बहुत टसल वाली सीट है एनडीए के लिए, और अगर मैं साफ कहूँ तो फंसी हुई सीट है। तो क्योंकि एक तो ये रिपीट हो रहे हैं सुशील कुमार सिंह, तो जो एंटी इनकम्बेंसी वोट कहा जाता है उसका असर वहाँ है। और जो कुशवाहा मतों में सेंधमारी का प्रयास जो किया है लालू प्रसाद ने, उसका असर भी वहाँ दिखाई पड़ रहा है। अब उसको चित्तौड़गढ़ कहा जाता है बिहार का, औरंगाबाद को। तो चित्तौड़गढ़ इसलिए कहा जाता है कि वहाँ राजपूत मत बहुत निर्णायक होते हैं। तो राजपूत मत अगर एकजुट हो जाते हैं और एंटी इनकम्बेंसी वहाँ काम नहीं करती है, तब तो एनडीए के लिए सकारात्मक होगा चुनाव, नहीं तो फंसी हुई सीट है। जी, हमको लगता है कि जो चित्तौड़गढ़ का किला ढहाने वाला है, इसलिए ये प्रयोग लालू प्रसाद यादव ने किया। अगर ये कुशवाहा जी जीत जाते हैं, अगर मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, तो अगला वर्ष राजपूत का ख़त्म हो गया खेला, वो उनके कंट्रोल में हो जाएगा। और साथ से एक सुप्रीमेसी भी हो जाएगा कि कुशवाहा के नेता हो जाएंगे कल को। अगर उनका कैंडिडेट सब कुशवाहा जीत जाता है, 2 ही टीम जीतता है, एक सुप्रीमेसी बनेगा। प्लस ये ट्रेडिशन भी ख़त्म किए लालू जी ने कि एक फैमिली का लोग लड़ रहा है पिछले 50 सालों से, लड़ते रहे, उसको भी ब्रेक किया। सबसे बड़ी बात है कि ये चीज़ तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है। तो जो लालू ने एक्सपेरिमेंट किया, अगर ये एक्सपेरिमेंट सही होता है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये 50 सालों से एक ही परिवार के, एक ही लोग, डिफरेंट जनरेशन के लोग लड़ रहे हैं। अभी जो नहीं मिला, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कई पिछले मीटिंग में, कि जो कैसे निखिल कुमार ने चिट्ठी लिखा खड़गे जी को, कैसे वो रो के गा रहे थे, सारे टेलीविज़न चैनल वाले को इंटरव्यू दे रहे थे कि महागठबंधन का जो एक ये था वो नहीं हुआ, पहले अनाउंस कर दिए, चिटकूट दिए, और वो आदमी वहाँ का था भी नहीं, ऐसे किए, क्योंकि वो तो जदयू का था। तो एक्सपेरिमेंट किया लालू जी ने, एक्सपेरिमेंट किया, तो इसका मतलब एक इस्टेब्लिश्ड जो बना हुआ स्ट्रक्चर है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो हार जाएंगे तो समझ लो कि ये होगा कि एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, इनको कुछ नहीं लूज करना है। अगर जीत गए
जी। तो उस चीज़ को लालू यादव इस्टेब्लिश करेंगे और हो सकता है उस जाति का जिसका कि वो प्रमोट कर रहे हैं उसके वो नेता हो जाए, या उनका परिवार का लोग जो तेजस्वी है कल को उसको ये कैश करेगा। ये बहुत बड़ी बात है ना। जी। एक चीज़ जोड़ना चाहेंगे हम कि कांग्रेस का वहाँ बड़ा वोट बैंक है, कांग्रेस के आधार मतदाताओं की संख्या वहाँ ठीक ठाक है, और निखिल कुमार उसी बेस पर चुनाव लड़ने का दावा भी करते हैं। तो ये हो सकता है अगर भीतरघात महागठबंधन में होता है तब मुश्किल है, एक संभावना की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन भीतरघात जिस तरह से बाहर के आए कैंडिडेट को टिकट दिया गया है, वो भीतरघात की आशंका जो है वो एनडीए में भी है, नहीं ज़्यादा फर्क पड़ता। और सबसे बड़ी बात है कांग्रेस की एक बात को हम ये करेंगे कि कांग्रेस का है, लेकिन कांग्रेस का सिर्फ एक जाति, ये कहना भूल गया कांग्रेस, सिर्फ एक जाति। अगर कांग्रेस का ट्रेडिशनल होता ठीक है, सिर्फ एक जाति का वर्चस्व रहा है 50 सालों से, ज़्यादा ही हम कम ही बोल रहे होंगे, लेकिन वो चीज़ को ब्रेक करना है। इसका मतलब एक और भी इंडिकेशन लालू जी दे रहे हैं कि कांग्रेस का टोटल सफाया हो जा रहा है। अब कांग्रेस के पास कितना सीट रहेगा नहीं रहेगा दैट इज डिफरेंट थिंग। बिल्कुल जी। एक सवाल और है, मैं इसके बाद समाप्त करना चाहूँगी कि जिन 4 लोकसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं पहले चरण की, नवादा, गया, जमुई, औरंगाबाद की, चारों जगह से बीएसपी ने अपना कैंडिडेट दिया है। बीएसपी का जनाधार क्या है, किस वजह से बीएसपी ने चारों जगह पर अपना कैंडिडेट उतारा है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि जिस इलाके में पहले चरण का चुनाव हो रहा है वहाँ बीएसपी का कोई मजबूत जनाधार है। या तो जो असंतुष्ट लोग हैं या टिकट के लिए दूसरे दलों में प्रयास कर रहे थे, उन लोगों को टिकट नहीं मिला तो एक बीएसपी उनको एक रास्ता दिखाई पड़ा जहाँ से वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। या बहुत लोगों की इच्छा होती है चुनाव लड़ने की, क्योंकि बीएसपी का जो, जैसे बीएसपी का हम लोग मानते हैं कि जो पूर्वांचल से सटे इलाके हैं बिहार के, वहाँ बीएसपी का ठीक ठाक आधार है बसपा का। लेकिन इस इलाके में जहाँ चुनाव हो रहा है प्रथम चरण का, हमको नहीं लगता है कि वहाँ बसपा का कोई मजबूत आधार है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि बीएसपी कोई बहुत चुनाव परिणाम पर असर डालेगा इन चारों चुनाव क्षेत्रों में। मेरी उम्मीद तो नहीं है। एक सवाल है, एक जवाब उसी में है राइटर, कि एक ट्रेंड है बीएसपी का। अगर देखोगे जब बहुजन समाज पार्टी पावर में थी यूपी में, तो बॉर्डर एरिया जो बिहार का है, जैसे गोपालगंज का इलाका, जैसे कैमूर का इलाका, जैसे भभुआ वाला पूरा इलाका, उसमें प्रखंड जो यूपी से जो पूर्वांचल का एरिया से सटे बॉर्डर होता था उसमें चुनाव माने उसके लोग जाते थे। कई लोग आए भी जिसको कि लालू जी ने भी रखा और नीतीश कुमार जी, महाबली जी, वहाँ बहुत लोग हैं, ऐसे काफ़ी लोग हैं जो कि शिफ्ट किए इधर। अब ये है कि ये आना चाह रहे हैं मेन स्ट्रीम के भीतरी इलाके में, तो वो छोटा छोटा पॉकेट में आना चाहते, प्लस वोट परसेंटेज भी बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे कोई खड़ा करता है जो बीएसपी रजिस्टर्ड पार्टी है। कल को वोट परसेंटेज बढ़ेगा तो देखाएगा कि लोकसभा चुनाव में आपका कितना परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा पिछले से आगे। तीसरी बात, ये ओपन चैनल है, ओपन विंडो है, जिसको कहीं टिकट नहीं मिला, जिसको कोई रिबल है तो उसको बसपा दे देती है। जैसे आपको पता होगा अभी आने वाले समय में बहुत को बसपा टिकट दे रही है। बसपा की स्थिति तो खुद उत्तर प्रदेश में हो गई है, तो वहाँ वो अपनी स्थिति मजबूत कर ले पहले, फिर दूसरे प्रदेशों में मुझको लगता है कि बिहार जैसे प्रदेश में उसके लिए कितनी बड़ी ज़मीन है, यह देखने लायक बात जी। बिहार में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में 4 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने वाले हैं, जिस पर हम बातचीत कर रहे थे, गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई। इन चारों लोकसभा सीटों की क्या स्थिति है, यहाँ पे कौन कौन कैंडिडेट खड़े हैं, किस पार्टी से खड़े हैं, उनको लेकर कैसा माहौल है, इस पर हम बातचीत कर रहे थे। आज की बातचीत को हम यही समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।